देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो लास्ट पार्ट पर पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि सिद्ध करो कि बिंदु ए, बी और सी संरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा में हैं। तो यानी कि ये हमारा देखो किस चैप्टर से है, चैप्टर 10 और 11 दोनों में किसी भी मेथड से कर सकते हैं ना। रेखा है ये यहाँ पे संरेख। संरेख के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर कोई ए बी रेखा है ना, तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इस तरह संरेख सिद्ध करना है तो ए बी रेखा के, ए बी के हम दिक् अनुपात निकालते हैं, ठीक है भाई, दिक् अनुपात। आ गई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, ए बी के जब दिक् अनुपात निकालेंगे तो इसको x1 y1 z1 x2 y2 और z2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारे, देखो कितने, रेखा ए बी के दिक् अनुपात। तो हम कह सकते हैं a1 हो जाएगा वो, ठीक है, इक्वल टू x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया हमारा -1, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो b1 क्या हो जाएगा हमारा, y2 माइनस y1, तो -2 -3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -5। अब देखो c1 क्या हो गया हमारा, c2 z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस माइनस का 4, तो ये देखो 3 + 4 हो जाएगा 7, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अब हमारी बी सी भी तो लाइन बनेगी कोई एक, तो बी सी रेखा, बी सी के दिक् अनुपात निकालते हैं वही, ठीक है, दिक् अनुपात। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो, तो इन्हें आप a2 लिख लो, है ना। 3 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। अब देखो b2, यहाँ पे 8 माइनस 2, तो माइनस और माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो 10 हो गया। और c2, ठीक है भाई, c2 के लिए -11, ठीक है, और -3, तो ये हो जाएंगे देखो -14। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई रेखा आपस में संरेख या समांतर है ना, तो इनका जो अनुपात है, दिक् अनुपात का अनुपात समान होना चाहिए, तब रेखा जो बिंदु हैं हमारे वो क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, चेक करते हैं, a1/a2, ठीक है, और b1/b2, ठीक, c1/c2, ये किसके लिए कंडीशन होती है, संरेख के लिए, ठीक है भाई, संरेख के लिए हमारी ये कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे -1/2, ठीक है भाई, यहाँ पे -5/10 इक्वल टू ये 7/-14, तो ये देखो कैंसिल हो रही है कि नहीं, -1/2, 5 से 10 कट गया, तो ये भी -1/2, ये भी -1/2, ठीक है। ये सारी वैल्यू कैसी आई, इक्वल आई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए दिए गए बिंदु ए बी सी, दिए गए बिंदु ए बी व सी कैसे हैं, संरेख हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पे से आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5वें का फर्स्ट पार्ट क्या है कि सदिश a+b और a-b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ठीक है भाई। यानी कि यहाँ पे ए और बी दे रखा है, तो हमें मान लो कि अगर कोई p एक वेक्टर दिया है ना, उसका अगर मात्रक सदिश निकालना है हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कि अगर कोई भी एक p वेक्टर दे रखा है तो उसका p वेक्टर अपॉन मोड ऑफ p वेक्टर। तो यहाँ पे देखो हमें a+b का निकालना है मात्रक सदिश और a-b का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम a+b की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है भाई। तो इसको देखो हम मान लेते हैं p वेक्टर, ठीक। तो a और b दोनों को ऐड करना है, i + i कितना हो गया आपका 2i, j + 2j कितना हो जाएगा 3j, ठीक है, k + 3k हो जाएगा 4k, ठीक है भाई। तो अब देखो इसका मात्रक सदिश निकालना है, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे भाई पहले, है ना। तो इसका मॉडुलस यानी कि परिमाण, मापांक, है ना, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। आई का कोफिशिएंट गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, कितना हो गया ये हमारा 4, ये 9 और ये 16, ठीक है भाई। 16 और 9 25 और 4 √29, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि a+b के अनुदिश वेक्टर a+b, ठीक है, के अनुदिश मात्रक सदिश कह सकते हो आप, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि जो a+b वेक्टर है, ठीक है, उसका मॉडुलस से अगर हम डिवाइड कर दें उसे,
तो वो आपका उसके अनुदिश मात्रक सदिश कहलाएगा। तो ये देखो वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 29। तो अब देखो इस वैल्यू से अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें, है ना। तो ये आप लिख सकते हो 2/√29 आई कैप, ठीक है, प्लस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसी में आपको क्या निकालना है कि a माइनस बी के अनुदिश, ठीक है भाई, a माइनस बी भी तो निकालना है। तो यहाँ पे देखो आप क्यू वेक्टर मान लो कोई, है ना, क्या मान लोगे आप, a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो a में से b घटाना है तो i माइनस आई करेंगे तो 0i हो जाएगा, है ना, एक i है, 0 बचा। j माइनस 2j, यहाँ पे माइनस का j बचेगा एक, है ना, एक में से 2 गए तो। अब k में से 3 के जाएंगे तो माइनस के 2 के बचे भाई, ठीक है। अब देखो इसका आपको निकालना है मॉड्यूलस, मापांक, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ q इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, ठीक है ना। तो ये देखो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा हमारा, 0 प्लस यहाँ पे देखो j का गुणांक कितना है, माइनस का 1, इसका स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो कितना, 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा √5, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a माइनस बी के अनुदेश मात्रक सदिश ये तो चाहिए हमें, ठीक है भाई, मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, a माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a माइनस बी, ठीक है भाई, याद रखना है ये। a माइनस बी कितना आया हमारा, देखो i को अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बचा हमारा देखो माइनस का j माइनस के 2k अपॉन √5। तो इससे अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो माइनस के 1/√5 आई कैप माइनस के 2/√5 के कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो इसका हो गया फर्स्ट पार्ट, तो इसके लिए बात आते हैं अब सेकंड पर, ठीक है भाई। तो अब देखो ये है हमारा सेकंड, ये बोल रहा है कि 2 थैले हैं ए व बी, ठीक। तो थैला ए में देखो 4 लाल और 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, ठीक है भाई, जबकि थैले बी में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले से याद रखिए एक गेंद निकाली गई जो लाल रंग की है, यानी कि एक गेंद कोई निकाली और वो किस रंग की है, लाल रंग की। तो इस बात की प्रायिकता बतानी है कि वो थैले बी से निकाली गई है गेंद, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि ये हमें देखो, अगर ऐसा कहता कि एक गेंद निकाली गई वो लाल है तो वो टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि थैले बी से निकाली गई, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले आप थैले बनाओ 2, देखो बहुत ही आसान है, ये बेज की प्रमेय से है, ठीक है। मान लिया कि हमारा ये एक थैला 1 है ना, थैला ए है, ठीक, और दूसरा निकाल लिया हमने, ये मान लिया कि ये है थैला बी, ठीक है, बैग बी, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इस थैले में कितनी हैं, 3 लाल गेंद हैं आपकी, ठीक है, और इसमें हैं 4 काली, ठीक। अब देखो थैले बी में 5 लाल हैं हमारी, ठीक है, और 6 हैं काली गेंद। तो यहाँ पे क्या करना है, अब एक बात बताओ, सबसे पहले 2 थैले हैं तो 2 थैलों में से कोई भी एक थैला चुनने की प्रायिकता, यानी कि 2 हैं, कोई भी 2 में से एक चुनना। तो यानी कि अगर हम एक ई घटना माने, है ना, ई, तो ये ई हो गई हमारी कि बैग 1 चुने जाने की घटना मान ली हमने, ठीक है, बैग ए चुने जाने की घटना, ठीक है भाई। तो ये हमने बैग ई मान ली घटना, ठीक है भाई। अब एफ मान लेते हैं कि बैग बी चुने जाने की घटना, ठीक है। तो हमने 2 अलग अलग घटना मान ली, ठीक। तो यहाँ पे देखो तो पी ऑफ ई कितनी हो जाएगी हमारी, यानी कि प्रोबेबिलिटी बैग 1 चुने जाने की, क्योंकि 2 है, 2 में से कोई एक चुनेंगे तो पॉसिबिलिटी 1/2 हो जाएगी। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा पी ऑफ एफ, ये हो जाएगा, ये भी तो 1/2 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि आपने थैले से एक गेंद निकाल ली जो लाल रंग की है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हम बड़े ही उससे निकाल बताएंगे कि देखो हमने जो है सप्रतिबंध प्रायिकता क्या थी कि कैसी गेंद निकाली है हमने, लाल रंग की, है ना। तो यहाँ पे देखो लाल रंग की गेंद निकाली है रेड, लेकिन किस बैग से निकाल रहे हैं हम, पहले से।
तो ये यानी कि देखो ई घटना हो चुकी है, यानी कि बैग 1 चुना जा चुका है, उसमें से लाल बॉल निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो बैग 1 चुन लिया हमने, अब लाल बॉल यहाँ पे कितनी है, गेंद आपकी 3 है, ठीक है। तो टोटल 3 में से कोई एक निकलेगी, टोटल गेंद कितनी है भाई 7 है, 7। आगे बात समझ में। अब देखो यानी कि इसमें से अगर लाल गेंद निकालनी है ना, तो यानी कि देखो एफ घटना हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सब प्रतिबंध प्रायिकता यही तो होती है कि जो घटना हो चुकी होती है उसे अपॉन में रखते हैं, और जो होनी है यानी कि लाल बॉल निकली है उसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, कितने में से निकलेगी, यहाँ पे कितनी है 5, तो ये हो जाएगी देखो 5 बटे टोटल कितनी है 5 और 6 11। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे अगर हमें प्रायिकता निकालनी है कि पी ऑफ आर, अगर हमें केवल ये पूछ रहा होता कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बताओ तो पी ऑफ आर हो जाता हमारा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पी ऑफ आर, पी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ आर बाई ई, ठीक है, प्लस यहाँ पे पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ आर बाई एफ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हो जाती है हमारी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, ठीक है भाई। अब जब इसका थोड़ा सा कि हमने बॉल निकाल ली, लाल निकल आई भाई यहाँ पे है ना, और वो बैग बी से निकली है, तो इसके लिए हमारा बेज की प्रमेय प्रयोग होगी यहाँ पे, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे कहेंगे किससे, बेज की प्रमेय से, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होती है हमारी जो बेज की प्रमेय, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन से बैग से निकली है हमारी 2 से, तो हम उसी का, क्योंकि इसके सापेक्ष है इसी में से निकालनी है, और टोटल के लिए हमें यानी कि ये वाली कंडीशन, तो ये हो जाती है कि हमारी देखो कि लाल बॉल निकल चुकी है, ठीक है, और किस बैग से निकली है वो, सेकंड बैग से, यानी कि किससे, एफ से। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके लिए क्या करेंगे कि इसी का मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ आर बाई एफ, ठीक है भाई, अपॉन, और ये जो पी ऑफ आर है आपका वो आ जाता है हमारा डिनोमिनेटर में टोटल। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे बस, ठीक है, कर दो सॉल्व भाई। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कितना, इक्वल टू पी ऑफ एफ कितना है 1/2 है हमारा, इंटू ये है हमारा पी ऑफ आर बाई एफ 5/11 बटे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू आएंगी, पी ऑफ ई यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 3/7 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/11, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/22 हो गया, ये तो ऊपर है ना, बटे यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 14, कट तो रही नहीं है कोई भी वैल्यू, 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 5/22 इक्वल टू, इन दोनों का देखो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा 5/22, और ये हो गया तुम्हारा देखो 2 से 1 कट करेंगे इसको तो ये 7, और 2 गुणा 7 ये हो जाएगा 2 गुणा 11, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम कितना, 2 गुणा 7 गुणा 11, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा 7 है, 11 से गुणा करेंगे तो 33 ये हो जाएगा है ना, 22 इसमें करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 11 दूनी 22, ये कट गया तुम्हारा, तो यहाँ पे बचेगी ये 7 है, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 अपॉन 5 और 3 8, 3 और 3 6, कोई वैल्यू कट रही हो तो काट लो भाई, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा 5 गुणा 7 35/68। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा बेज की प्रमेय से क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन, इसके जो थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये है आपका आगे क्वेश्चन नंबर ग पार्ट। ये बोल रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू एक्स प्लस 2y का न्यूनतमीकरण आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आलेखीय विधि बतानी है। सबसे पहले तो आपको देखो ये दे रखा है उद्देश्य फलन, और ये दे रखे हैं क्या, व्यवरोध या अवरोध कहते हैं आप, इनकी आप बनाएंगे सबसे पहले इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम बनाएंगे इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो जब हम x और y की वैल्यू, हमें ग्राफ तो बनाना है, तो x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे तो देखो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी इसमें 3,
जब x हमने एक बार 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब जब एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे, y 0 हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 की समथिंग। ठीक है भाई, तो ये वाला ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए देखो क्या बनाएंगे ग्राफ, ये आपका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ग्राफ बनाना है हमें, ये हो जाएगा तुम्हारा देखो इस तरह से, क्योंकि हमें देखो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है कि x भी 0 से बड़ी है और y भी 0 से बड़ी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो यूनिट माननी, जैसे कि 0 है तो y पे 3 पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे यूनिट आप स्केल से माप के कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो इस तरह से यूनिट बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो y एक्सिस पे 0 3, x पे 0, तो यानी कि 1 2 3 यहाँ पे कट करेगा ये। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, 0,3। ठीक है, अब देखो सेकंड बनाएंगे आप, ये 3/2,0, 3/2 मतलब 1.5, है ना। तो यानी कि देखो इनके बीच में कहीं पे ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे देखो 1.5 यहीं पे होगा कहीं, है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लेते हैं हम 3/2,0। आ गई बात समझ में, तो इन्हें आप नाम दे दो। तो ये हो जाएगा देखो a और ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है, अब इन्हें हम ज्वाइन करा दें भाई। ठीक है, a और b को, तो a और b को हम ज्वाइन कराते हैं देखो। तो ये हो गई हमारी, इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे, है ना, ये हो गई। अब सेकंड देखो, सेकंड है हमारी कितनी कि x, यहाँ पे लिखते हैं x + 2y = 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x और y फिर से बनाएंगे ऐसे बॉक्स, या फिर देखो अंतःखंड रूप से भी कर सकते हो, जैसे 2x, तो x जब 0 रखा तो y फिर से 3 आ गया आपका, लेकिन y जब 0 रखोगे, जब x 0 रखा तो y आ गया आपका 2y = 6, है ना, 2y = 6, तो y = 3 आ गया। जब x 0 रखा, y 0 रखा हमने, तो x आएगा भाई 6, यानी कि x एक्सिस को 6 पॉइंट पर कट करेगी वैल्यू, है ना, लाइन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पे कट कर रही है x को, लेकिन y को कहाँ पे कट कर रही है, 3 पर, यहीं पे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को फिर से ज्वाइन करा देते हैं भाई। ठीक है, कराओ ज्वाइन। ये हो गई हमारी देखो इस तरह से। आलेखीय निरूपण आपको इस तरह से करना है भाई। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, कितना हो गया, 6,0, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये वाला, है ना, ये ए है, ये बी है, और ये मान लीजिए आप सी है, और ये होता है आपका क्या, ओरिजिन 0 0। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें अवरोध इनइक्वलिटी असमता दे रखी है, इसने इस देखो पहले चतुर्थांश को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम 0 इस लाइन के नीचे है, तो हम इसमें रख के देखते हैं। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, 0 0 जब इसमें रखोगे, 2 × 0 0 हो जाएगा, +0। अब देखो ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है। क्या ये बात सही है, ये बताओ। ये बात सही नहीं है, यानी कि 0 जिस इस लाइन की जिस साइड है उस लाइन का उस तरफ का इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इससे ऊपर का सॉल्यूशन होना चाहिए, ये ऊपर का। आई बात समझ में। अब इस लाइन के लिए यानी कि ये आएगा तो ऊपर का तो बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन हम अभी यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम इस लाइन को चेक करते हैं, किसको, इसको, है ना। तो इसका जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसमें भी 0 0 रखो, क्योंकि ये भी इसके भी तो नीचे है 0 0, तो ये हो जाएगा 0, 2 × 0 0। और ये भी बताओ, ये 6 से बड़ी है कोई 0 नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसके लिए यहाँ से ये ऊपर तक था ना सारा, अब देखो इस लाइन के भी नीचे का सॉल्यूशन नहीं है, इसके भी ऊपर का है, तो यानी कि ये देखो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा हमारा, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ना हमारी, कौन सी, BC, इसके ऊपर का इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस था, तो यानी कि इसके ऊपर का जो ब्लू नीली लाइन पेन से हमने किया है ना अभी, ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो दोनों में कॉमन आएगा आपका। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना होता है, इस तरह जब आलेखी निरूपण हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका जो सुसंगत क्षेत्र है, फीजेबल सॉल्यूशन बोलते हैं वही इसको, है ना, सुसंगत क्षेत्र।
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी सी से एबव, है ना, बी सी के ऊपर। आ गई बात समझ में। तो यानी कि बी सी के ऊपर जो है इसका सुसंगत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे देखो हम निकालते हैं कोणीय बिंदु। ठीक है, तो कोणीय बिंदु कौन कौन है, बी और सी, बी और सी। आ गई बात समझ। तो कोणीय बिंदु के पॉइंट लिखेंगे भाई यहाँ पे हम। तो बी के पॉइंट क्या हैं हमारे 0,3 और सी के हैं 6,0। अब देखो जो उद्देश्य फलन होता है हमारा, है ना, z इक्वल टू क्या था हमारा फंक्शन, z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो इन पॉइंट पर x इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। निकालेंगे तो यहाँ पे देखो z इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे x की जगह पे 6 रखेंगे और y की जगह पे 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 6। तो यानी कि देखो दोनों पॉइंट पर वैल्यू 6 आई हमारी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब देखो एक बात, यानी कि ये कहाँ तक जा रही है आगे वैल्यू, इनफाइनाइट तक। तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है कहाँ तक कितनी होगी। ठीक है, लेकिन बी और सी दोनों पर हमारी वैल्यू सेम आई है। आगे बात समझे। तो हम यहाँ पे क्या आंसर क्या होगा हमारा, ये पूछ रहा है हमें न्यूनतमीकरण। तो यानी कि आगे तो इनफाइनाइट तक जाएगी वैल्यू, तो लेकिन हमें ये बताना है कि इसकी जो न्यूनतम वैल्यू है बी और सी दोनों पर आई है। तो हम क्या कहेंगे कि बी व सी को, यानी कि बिंदु बी व सी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर z इक्वल टू एक्स प्लस 2y का न्यूनतम मान 6 होगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस लाइन पर जितने भी सारे पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट पर इस फंक्शन का, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि उद्देश्य फलन का मान 6 होगा। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो इसके बाद आते हैं इसके ये जो घ पार्ट है 4th। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि घ में क्या है कि ए आप दिया है, आपको बी दिया है और सी दिया है। तो सिद्ध करना है कि ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, यानी कि ये जो आव्यूह हैं हमारे समान होंगे गुणन के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम इसकी एलएचएस को वैल्यू निकालते हैं। तो एलएचएस में है क्या, ए प्लस बी में सी का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी, यानी कि प्लस और माइनस हम केवल तभी कर सकते हैं जब आव्यूह का क्रम समान हो। तो यहाँ पे देखो इसका भी क्रम 3/3 है और ये भी 3/3 है, तो जोड़े जा सकते हैं। तो हम वैल्यू निकालते हैं ए प्लस बी की। ठीक है। तो जो संगत अवयव हैं वो जोड़े जाएंगे। पहले का पहला, पहली रो का पहला है ना, ऐसे 0 + 0 0 हो गया, 6 + 1 हो जाएगा 7, 7 + 1 हो जाएगा 8। ठीक है। -6 + 1 -5, 0 + 0 0 हो गया, 8 + 2 10। ठीक है भाई। 7 + 1 8, -8 + 2 -6, 0 + 0 0। ठीक है भाई। अब देखो एलएचएस में क्या है कि ए प्लस बी में हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, सी से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो कितना, ए प्लस बी लिखना है और उसमें सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा देखो 0 7 8 -5 0 और 10, और ये हो जाएगा 8 -6 और 0। तो यहाँ पे देखो सी क्या है हमारा 2 -2 और 3। अब देखो यहाँ पे जोड़ने और घटाने के लिए तो क्रम समान होना चाहिए, लेकिन गुणन में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे देखो इसका क्रम है 3/3। ठीक है। और इसका क्रम क्या है 3/1। तो गुणन में हमें ध्यान रखना है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर है तो हमारे आव्यूह का गुणन हो सकता है। और उसके बाद जो नया आव्यूह मिलेगा उसका क्रम होगा पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ। ठीक है भाई। तो करते हैं यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, पहले की पंक्ति का है ना दूसरे के स्तंभ से। तो ये हो जाएगा देखो कितना हमारा, 0 का 2 से 0 प्लस 7 × 2 -के, तो -के 14, 8 × 3 तो 8 दिया 24। ठीक है भाई। -5 × 2 -के 10, 0 ये 0 हो गया, ये 10 दिया 30 हो गया भाई तुम्हारा। ठीक है। अब देखो इसका करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा देखो 8 दूनी 16 माइनस प्लस 6 दूनी 12 और ये 0। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी क्या वैल्यू आई, 24 में से 14 गई तो 10 बचे भाई,
ये बच गए आपके 20 और ये हो जाएंगे 16 और 12 28। आ गई बात समझ में। तो ये आ गया हमारा देखो क्रम 3x1, 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है, सही है कि नहीं। अब देखो ये तो आ गया हमारा कितना, इसका LHL, ठीक है। अब इसकी जो RHL है हम वो निकालते हैं, ठीक। RHL क्या है हमारी, RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। तो क्या करना है, इसमें A में C का गुणा करना है, B में C का, फिर दोनों को ऐड करना है, तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले AC निकालते हैं, AC। तो यहाँ पे देखो A लिखेंगे 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। C क्या है हमारा 2 -2 3, करो वही गुणा इसका, है ना। तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे, ठीक है ना। इसका देखो ऐसे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो कितना हमारा 0, 2 का 0 से 0, 6 दूनी -12 और 7 तिया 21 प्लस के, ठीक है। अब इस दूसरे का करो तो ये हो जाएगा हमारा कितना -12 प्लस 0 और 8 तिया 24। अब इस तीसरी पंक्ति का करेंगे तो ये 7 दूनी 14 प्लस 16 और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू आई हमारी 21 में से 12 घटाने हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे बच गए आपके 9, ठीक है। 24 में से 12 गई तो 12 और ये हो जाएंगे तुम्हारे 28, ठीक है भाई। तो ये तो आ गया आपका AC। अभी आपको BC और निकालना है, ठीक है। तो ये BC निकालना है, B और C। तो लिखो भाई B क्या है आपका, B है हमारा 0 1 1 1 0 2 और ये हो जाएगा 1 2 और 0। C का मल्टीप्लाई करना है भाई, देखो ये 2 -2 और 3, करो गुणा पहले का, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये हो जाएगा देखो तुम्हारा कितना 0 -2 और 3, 1 गुणा 3 3 हो गया, ठीक है। 1 गुणा 2 ये 2 हो जाएगा प्लस 0 2 गुणा 3 प्लस के 6, ठीक है भाई। अब पहली पंक्ति लास्ट पंक्ति का देखो इस स्तंभ में करते हैं, तो 1 गुणा 2 2 माइनस के 4 और ये 0, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हमारी क्या आ गई वैल्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो कहाँ गया 6 और 2, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे बची आपकी -2, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये दोनों वैल्यू जोड़नी है, ठीक है भाई। कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखो ये हो गए हमारे कितने, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, AC प्लस BC की। तो AC कहाँ है हमारा, ये रहा 9 12, तो देखो ये हो जाएगा 9 और 1 कितने हो गए आपके 10, 12 और 8 कितने हो गए आपके 20 और ये 28 और -2 कितने हो गए, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये 28 देखो 10 20 और ये 28, यानी कि यहाँ पे देखो हमने कुछ गड़बड़ की है। तो ये हो जाएगा देखो 16 और, अच्छा ये हो गई गड़बड़, यहाँ पे देखो 16 और 14 कितने हो गए तुम्हारे 30, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 में से 2 गए तो कितने बचे 28। तो यहीं पे देखो हमें प्रूफ करना है, क्या क्या करना था आपको कि A प्लस B उसमें C का मल्टीप्लाई, तब आ गई वैल्यू आपकी ये, है ना 10 20 और 28। अब क्या करना है कि AC प्लस BC, यानी कि A में C का गुणा करना है, उसके बाद B में C का गुणा करना है, तब ये जोड़ने हैं। तो देखो दोनों वैल्यू हमारी कैसी आई, इक्वल आई। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B उसमें मल्टीप्लाई C का किया इक्वल टू AC प्लस BC। तो ये वैल्यू हमारी कैसी आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लिख दो इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं इसके जो कौन कौन से पार्ट हो गए आपके, 4 पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं इसका 5th पार्ट। देखो ये है हमारा 5th पार्ट, सिद्ध करो कि फलन x बराबर 0 पर एक सतत फलन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है हमारा, हम उसके लिए क्या प्रूफ करते हैं, ये हो जाता है कि सतत फलन है तो उसमें हम अगर इस किसी पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई फंक्शन सतत चेक करते हैं तो उसकी देखो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, उसकी LHL और उसकी RHL अगर इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन सतत होगा। तो हम सबसे पहले फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकालेंगे। तो देखो f ऑफ 0 पर ये तो हमें 0 दिया है, गिवन दैट लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे 0 से
इक्वल नहीं है फंक्शन तो यही है, यानी कि कम हो या ज़्यादा हो दोनों में यही फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो हम निकालते हैं LHL, ये हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो f ऑफ x फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, तो जीरो से कम हो फंक्शन या ज़्यादा हो फंक्शन तो यही है हमारा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वेयर साइन 1/x, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब जीरो रखेंगे तो क्या होगा आपका कि जीरो माइनस यानी कि a माइनस एच, तो ये हो जाएगा हमारा देखो जीरो, तो यहाँ पे जीरो इंटू साइन में देखो अगर 1/0, यानी कि साइन में अगर कोई भी आपकी वैल्यू हो तो जो साइन होता है हमारा फंक्शन साइन एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू होती है ना, निश्चित मान होता है ये फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। अगर किसी भी निश्चित वैल्यू में जीरो से गुणा करेंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं ये हो गई आपकी, है ना, तो RHL ये हो जाएगा देखो हमारा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, यानी कि देखो माइनस में कुछ भी रखेंगे, साइन में माइनस थीटा, माइनस में जो होता है वो माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जीरो ही हमारी, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस करोगे आप तो एक्स स्क्वेयर साइन 1/x, तो ये इसमें भी देखो आपकी सेम कंडीशन है कि 1/0 यानी कि जीरो प्लस, तो यानी कि इनफाइनाइट में कुछ भी वैल्यू होगी लेकिन प्लस में होगी, ठीक है। तो यानी कि -1 से 1 के बीच में आएगी वैल्यू, जीरो का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ जीरो इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू जीरो, यानी कि ये सारी वैल्यू आपस में कैसी आई, इक्वल। तो इसलिए दिया गया फलन x इक्वल टू जीरो के लिए संतत फलन है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है कि एक फलन दे रखा है f सच दैट r टू -1 to 1, ठीक है ना। ये कह रहा है कि f ऑफ x जो गिवन फंक्शन है हमारा क्या है, x/1 प्लस मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि फलन एक ही व आच्छादक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो अगर हमें फंक्शन एक ही और आच्छादक चेक करना है प्रूफ, ठीक है ना, तब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो मॉड लगा हुआ है इसमें, तो हम मॉड x की डेफिनेशन जानते हैं कि अगर f ऑफ x कोई आपको फंक्शन दे रखा है मॉड ऑफ x, है ना, तो इसे जब आप चेंज करोगे तो x होता है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है कंडीशन, है ना, और -x होता है जब x इज लेस देन जीरो होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मोड को हटाएंगे पहले, तो यहाँ पे देखो जो केस बनेंगे उन्हें लिखते हैं सबसे पहले, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो केस फर्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो -1 से 1 के बीच में भी वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि x जो है जीरो से बड़ा है, ठीक है। जब जीरो से बड़ा होगा तो इसमें हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा हमारा f ऑफ x इक्वल टू x/1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड हो जाएगा केस, उसमें क्या हो जाएगा आपका कि x इज लेस देन जीरो, जब x इज लेस देन जीरो हो जाएगा तो f ऑफ x इक्वल टू x/1 माइनस एक्स, यानी कि x जो मॉड x जो है वो -x हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 1 के लिए, है ना, एक के लिए फंक्शन को चेक करेंगे। तो हम एक की फंक्शन के लिए क्या चेक करते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा 1 है, ठीक है भाई, एक की। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, x1/1 प्लस x1 इक्वल टू x2/1 प्लस x2,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, तो x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू ये हो जाएगा x2 प्लस x1 x2। तो यहाँ पे देखो ये x1 x2 हमारा यहाँ से कैंसिल होगा डायरेक्ट, तो यहाँ से बचा x1 इक्वल टू x2। ठीक है भाई, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1 बने। ठीक है, अब सेकंड केस जो केस ये बनेगा इसमें भी चेक करते हैं, है ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x1 माइनस x1 x2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 x2। यहाँ पे देखो ये माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा कि x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो दोनों केस में दिया गया फलन कह सकते हैं हम कैसा हो जाएगा, एक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आच्छादक के लिए और चेक करते हैं। ठीक है ना, तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे भाई, आच्छादक के लिए देखो हमारी कंडीशन होती है कि f ऑफ x इक्वल टू वाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम y के पदों में निकालते हैं, अगर हम वो वैल्यू डिफाइन है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन आच्छादक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस जो है उसी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x क्या है हमारा, ये है x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू y के पदों में निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मान लेंगे, इसकी अपॉन में क्रॉस करते हैं, x इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा, देखो y का टर्म है, इसको y है, इसमें x है, x को एक साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा देखो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे इन दोनों में से हम अगर x कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी y अपॉन 1 माइनस वाई। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये हमारा केवल 1 के लिए डिफाइन नहीं है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे केवल 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा हर में, लेकिन यहाँ पे देखो हमें दे रखा है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू, लेकिन 1 नहीं चाहिए, ओपन इंटरवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करोगे आप, f ऑफ x इक्वल टू वाई मानेंगे, है ना, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, f ऑफ x क्या है हमारा, x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई। इसे इधर लेके आएंगे तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई, दोनों में से x कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ये जो देखो हमारा फंक्शन केवल -1 के लिए डिफाइन नहीं है, है ना, और इसमें -1 है ही नहीं हमारा, है ना, यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया फलन कैसा है, आच्छादक है। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था कि दिया गया जो फलन है हमारा वो एक ही व आच्छादक दोनों हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक ही और आच्छादक। इसके बाद आते हैं, देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, जो ख पार्ट है आपका, है ना। अब देखो ये है हमारा सेकंड पार्ट, ये बोल रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8 से, है ना, समाकलन के अनुप्रयोग। तो इसमें क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पे एक वृत्त दे रखा है हमें जिसकी त्रिज्या है r। तो सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट यानी कि जो सर्किल बनाओगे आप, है ना, वो तो आपको सर्किल वृत्त बनाना है भाई। ठीक है, तो इसका एरिया ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, a। तो आप a0, यहाँ पे 0, a, और ये हो जाएगा इस साइड -a, 0, और ये हो जाएगा हमारा 0, -a। तो इसका पूरे का एरिया निकालना है। एरिया तो आप, त्रिज्या पता है तो आप वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास है समाकलन का अनुप्रयोग, तो उससे करना है। तो यहाँ पे देखो हम इसका एक खाने का निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि चतुर्थांश ओ ओरिजिन होता है आपका ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ऐसे। तो यहाँ पे छायांकित भाग, ठीक है, भाग ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना। तो हमें तो चाहिए देखो चारों का, लेकिन अगर हम एक का निकाल लें उसमें 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये अक्षों की सममिति के कारण चारों खाने बराबर हैं। ठीक है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें हम चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो है हमारा y इंटू डी एक्स, क्योंकि हम x अक्ष के सापेक्ष y अक्ष के भी सापेक्ष निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, y इंटू डी एक्स,
यहाँ पे देखो लिमिट एक्स अक्ष पे कहाँ से जा रही है, 0 0 होता है ओरिजिन, और कहाँ तक जा रही है, ए तक। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर ए तक इसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना। वाई की वैल्यू देखो यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, वाई स्क्वेयर इक्वल टू ये हो जाएगा देखो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को राइट हैंड साइड ले गए हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाई का अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 टू ए अंडर रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है, या फिर x इक्वल टू ए साइन थीटा मान के सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोनों ही मेथड हैं, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं अभी, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो हमारा कितना, 0 टू ए, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका, x/2, ठीक है, रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, है ना, 0 टू ए रिलेशन एरिया निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा देखो कितना, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा a/2 ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारा 0 टर्म, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, माइनस जब 0 रखेंगे तो इसमें ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे जो टर्म बचा ये 0 हो गया, 0 0, तो ये हो जाएगा देखो कितना, ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है हमारा, π/2 पर। तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देखो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, केवल एक का। तो हमें चाहिए पूरे इस वृत्त का चाहिए हमें, है ना। तो हम कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्त का कह सकते हैं, ठीक है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये 4 खाने हैं हमारे, ठीक है। तो 4 गुणा ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बटे 2, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कट जाएगी वैल्यू आपकी, है ना, 2a स्क्वेयर। आगे बात समझ में, ठीक है। ये क्या कर दिया भाई हमने, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है हमारा, π/2 पर होता है भाई, ठीक है। तो ये π/2, ए स्क्वेयर π/2 है आपका, ए स्क्वेयर 2 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वेयर π/2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कट गया आपका, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, πa स्क्वेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो तो आपको पता ही है ना, πr स्क्वेयर, एरिया ऑफ सर्किल πr स्क्वेयर होता है ना। यहाँ पे देखो हमें त्रिज्या पता ही है कि a है, ठीक है, त्रिज्या कितनी आई थी यहाँ पे a। तो हम अगर डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी याद रखना चाहें तो πr स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि त्रिज्या a है तो πa स्क्वेयर हो गया इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद आता है इसका ग पार्ट। ग में क्या है हमारा, ये बोल रहा है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है, ये है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है वर्धमान, ठीक है, किस इंटरवल में, 0 से π/4 में। ये हमें प्रूफ करना है, इसका जो है ग पार्ट है। तो ये क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस तरह के फंक्शन में हम डेरिवेटिव निकालते हैं, f' करेंगे इसका, ठीक है। tan इनवर्स इसको x मानेंगे पूरे को, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वेयर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा f' इक्वल टू 1 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सेम हो गया हमारा, अपॉन इसका होल स्क्वेयर खोलेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है भाई। अब देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1 होती है आपकी, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो हम
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखते हैं, 0 की। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम निकालेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक बार 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे आएगा एक तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कितने पर होता है हमारा, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो एक तो आ जाएगा पाई बाई 4। अब दूसरी वैल्यू जो डिनोमिनेटर की है वो कभी 0 हो सकती है क्या, ये देखो 2 प्लस साइन 2x इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ, साइन 2x इक्वल टू -2, ये साइन की वैल्यू कभी -2 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे तो कोई हमें पॉइंट मिला ही नहीं है ना, तो ये कभी पॉसिबल नहीं। तो केवल एक पॉइंट मिला पाई बाई 4। अब हम पाई बाई 4 पर चेक करेंगे कि 0 से पाई बाई 4, तो हमें डिपेंड करेगी ये सारी वैल्यू केवल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हमें देखो, हम या तो ग्राफ से भी कह सकते हैं, जो ग्राफ क्या होता है हमारा साइन एक्स का, ये तो होता है यहाँ पे पाई बाई 2, कॉस का यहाँ पे, तो यानी कि पाई बाई 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कॉस की वैल्यू है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है भाई। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2। और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी ज़्यादा है, ये कम है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो कॉस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना, 1 - 0, और ये भी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा हो गया ना, जब ये बड़े में से माइनस की वैल्यू, मतलब छोटी वैल्यू घट रही है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया, इसलिए दिया गया फलन किस इंटरवल में, 0 से पाई बाई 4 में वर्धमान है। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है भाई। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, इसके बाद है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या है भाई, देखो यहाँ पे देखते हैं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी याद करनी है आपको, ठीक है। तो रेखाएं क्या दे रखी हैं आपको, रेखाएं दे रखी हैं, देखो x + 1/7 इक्वल टू y + 1/6 और z + 1/1, ठीक है भाई। ये पहली इक्वेशन दे रखी है, और दूसरी दे रखी है x - 3/1 इक्वल टू y - 5/-2 और z - 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है, ठीक है भाई, के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें कार्तीय तल में इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखना है। जैसे कि अगर x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1 कोई आपकी पहली लाइन है, ठीक है। तथा ये z - z2, x - x2/a2, y - y2/b2, z - z2/c2, इस तरह की कोई आपको इक्वेशन दे रखी है दो, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। और यहाँ पे देखो a1 b1 c1, और ये हो जाएगा a2 b2 और c2, ये आपको याद रखनी है ना। अपॉन में देखो, इसे छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, b1 c2 - b2 c1, ठीक है। इसका करेंगे स्क्वायर, बीच में देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो आता है माइनस, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे प्लस। तो ये इसका इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a2 c1 माइनस a1 c2, इसका स्क्वायर प्लस ये आएगा अब a1 b2 प्लस a2 b1, माइनस होता है वही है ना, और ये इसका स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, यहाँ पे देखो x2 है हमारा 3, यहाँ पे देखो बीच में माइनस होना चाहिए, तो माइनस का 1 है ये, तभी तो प्लस हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो कितना, 3 - -1, तो यानी कि ये +1 हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिखते हैं हम, ठीक है भाई। अब देखो ये है y2 कितना है हमारा, 5 - 1, तो ये हो जाएगा देखो 5 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो z2 हमारा है 7, ये -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये a1 7 6 1 हो जाएगी वैल्यू, ये हो गई हमारी 7 6 1,
और यहाँ पे आएगा हमारा कितना, 1 -2 और 1, 1 -2 और 1। अब देखो अपॉन में इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, किसका, इसे छोड़ दो, 6 गुणा 1 6, बीच में माइनस, ये 2 गुणा 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इसका वर्ग, प्लस यहाँ पे देखो 1 गुणा 1 माइनस 7 गुणा 1 इसका वर्ग, प्लस ये गया लास्ट में बची 7 गुणा 2 माइनस के 14 माइनस के 6 इसका वर्ग। ठीक है भाई। अब देखो ऊपर जो वैल्यू लिखी है उन्हें सॉल्व करते हैं। 3 और 1 ये हो जाएगा 4, ये 5 और 1 6, 7 और 1 8, ये 7 6 1 1 -2 1। ठीक है, अपॉन में इसे सॉल्व करूँ, 6 और 2 8 का वर्ग 64, माइनस 6 का वर्ग 36, 14 और 6 20 का वर्ग 400 गई। ठीक है, तो अब देखो ऊपर जो सारणी है उसे सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 4, ये गया 6 प्लस 2 माइनस के 6, ये गया आपका 7 माइनस 1 प्लस का 8, ये माइनस के 14 माइनस के 6 अपॉन, तो ये देखो 6 और 4 10, 0 और ये 6 और 3 9 और 1 10 की 0, ये हो यानी कि 100 500 हो गई भाई। ठीक है, अंडर रूट में। तो ऊपर की वैल्यू देखो सॉल्व करके, 6 और 2 8 चौके 32, यहाँ पे 6 छंगे ये हो जाएगा 36, 14 और 6 20, माइनस के 8 दूनी 16 160, 500 को हम लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 5। तो यहाँ पे देखो ये बचा हमारा 36 में से 32 तो माइनस के 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 164 बटे 10 रूट 5। तो यानी कि डिस्टेंस है तो हम यहाँ पे मॉडुलस का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू अगर काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 से है ना, तो ये 8 और 2 और 5 रूट 5, तो ये हो जाएगी इनकी दोनों रेखाओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आ गई बात समझ में। अब देखो इसके बाद जो 6वीं का जो लास्ट क्वेश्चन है ये और बचा है, इसे और कर लेते हैं, इसके बाद लॉन्ग हैं वो करते हैं फिर नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो हमारा जो लास्ट पार्ट है ये दे रखा है कि 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि अगर इस तरह का कोई साइन इनवर्स का कोई tan का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे हम देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके, x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो x इक्वल टू टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये आपने माना यहाँ पे, तो dx, यहाँ पे dx है देखो, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वेयर थीटा और डी थीटा। तो ये हो गया हमारा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा और डी थीटा। देखो 0 रखोगे यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 होती है, और 1 रखेंगे तो 1 कितने पे होती है, π/4 पे, यानी कि 45 अंश पे। ठीक है ना, तो ये देखो 0 से π/4 साइन इनवर्स ये होता है हमारा, देखो अंदर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, साइन 2a का, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, साइन से साइन आपकी कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे बची 0 to π/4 2 थीटा और सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। 2 कांस्टेंट है हमारी वैल्यू, हम बाहर निकाल लेंगे, तो 0 to π/4 थीटा और सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब देखो इसे फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। ठीक है भाई, जो आइलेट रूल है उसके अकॉर्डिंग इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, त्रिकोणमिति तो उसी सेकंड मानोगे आप। ठीक है भाई, 2 यहाँ पे देखो ब्रैकेट यूज करते हैं, थीटा सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वेयर एक्स का tan x होता है भाई। ठीक है, इस पे लिमिट लगा दो 0 to π/4 माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेक स्क्वेयर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा और डी थीटा, यहाँ पे लिमिट है 0 to π/4। ये बचा अभी देखो tan x का इंटीग्रेशन करेंगे π/4 इंटू tan π/4 माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, माइनस tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा, तो यहाँ पे 0 से π/4, तो ये हो गया हमारा 2 π/4 tan π/4 की वैल्यू इंटू 1 माइनस log ये हो जाएगा देखो sec π/4 माइनस log sec 0,
ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। सेक 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2π/4 माइनस लॉग सेक 45 की वैल्यू √2 होती है भाई, ठीक है। तो ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा π/4 माइनस 2 गुणा लॉग 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं भाई, इस 2 को आगे ले आएँ तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो π/2 माइनस 2 गुणा 1/2 log 2, 2 से 2 कट गई हमारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा देखो π/2 माइनस log 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।